नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रदान करेंगी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार। 4 श्रेणी में दिए जाएंगे 78 पुरस्कार। मूल्यांकन में 14 करोड़ लोग हुए शामिल। सहकार और रोजगार उत्सव नाम से जयपुर में आज सहकारिता सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर होगा जोर। अमेरिका के अलास्का में 7.3 तीव्रता का भूकंप। लोगों को समुद्र तट, बंदरगाहों और खाड़ियों से दूर रहने की सलाह। इजराइल का सीरियाई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला। अमेरिका ने कहा दोनों पक्ष संघर्ष समाप्त करने के लिए आगे बढ़ने पर सहमत। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होगी बात। और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय महिला टीम की जीत से शुरुआत। पहले मैच में 4 विकेट से दी शिकस्त। सीरीज में 1-0 की बढ़त। आइए सभी प्रमुख खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान करेंगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 9वां संस्करण है। यह ऐतिहासिक आयोजन स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU को आगे बढ़ाने वाले शहरों के अथक प्रयासों को मान्यता देते हुए शहरी भारत के सबसे स्वच्छ शहरों को पुरस्कृत करेगा। इस वर्ष सुपर स्वच्छ लीग शहर 5 जनसंख्या श्रेणियों में शीर्ष स्वच्छ शहर, विशेष श्रेणी गंगा शहर, छावनी बोर्ड, सफाई मित्र सुरक्षा, महाकुंभ, राज्य स्तरीय पुरस्कार, राज्य केंद्र शासित प्रदेश का होनहार स्वच्छ शहर जैसे 4 श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल की थीम पर केंद्रित हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज जयपुर के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री दादिया गांव में सहकार और रोजगार उत्सव सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करना है। इस सम्मेलन में सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहकारी समितियों का लाभ उठाने पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 का विषय है सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। हमारे देश की बात की जाए तो भारत एक ऐसा देश है जहां विकास की गूंज खेतों, गांवों और शहरों में सुनाई देती है। देश की सहकारी समितियां इनका एक मौन किंतु शक्तिशाली आधार है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने से लेकर महिलाओं और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने तक सहकारी समितियों ने समावेशी विकास का ताना बाना बुनने और सहकार से समृद्धि की भावना का जश्न मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन के तियानजिन में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक समस्याओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले कई वर्षों में वैश्विक स्तर पर कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिनमें आपसी संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता प्रमुख रही हैं। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी चुनौती है जिसका हम सभी को मिलकर समाधान निकालना चाहिए। We meet at a time of considerable disorder in the international system. In the last few years, we have seen more conflicts, competition, and coercion. Economic instability is also visibly on the rise. The challenge before us is to stabilize the global order, de-risk various dimensions, and through it all, address long-standing challenges that threaten our collective interests.
बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण के लिए चल रहे एसआईआर अभियान में अब तक केवल 6.85% मतदाताओं के ही फॉर्म भरना शेष हैं। चुनाव आयोग ने बुधवार शाम तक ताज़ा आंकड़े जारी करते हुए ये जानकारी दी है। बिहार में 24 जून 2025 तक कुल 7,89,69,844 हैं। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 6,99,92,926 गणना फॉर्म जमा हो चुके हैं। ये कुल वोटर का 88.65% है। वहीं बुधवार तक 6,47,24,300 गणना फॉर्म अपलोड किए जा चुके हैं, जो कि कुल मतदाता के करीब 81.96% है। बिहार में 35,69,435 मतदाता अपने पते पर नहीं मिले। बिहार में अब तक मृत मतदाताओं की संख्या 12,55,620 है। वहीं स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की संख्या संभवतः 17,37,336 है। अब तक एक से अधिक स्थानों पर नामांकित मतदाताओं की संख्या 5,76,479 पाई गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें मार गिराया जाएगा। मनोज सिन्हा ने गांधी स्मृति में जम्मू कश्मीर शांति की ओर इस विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि कश्मीर घाटी में शांति भंग करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया उनकी पहचान स्पष्ट रूप से हो चुकी है। एनआईए जांच कर रही है। उनकी तस्वीरें, उनके नाम ये पब्लिक डोमेन में मीडिया के माध्यम से आ चुके हैं। ये मैं कह सकता हूं कि इनकी ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं होती है। आज यहाँ से ये कहना कब वो विजय जी खुशखबरी सुनेंगे वो तिथि बताना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों में मैंने देखा है कि किसी भी तंजीम का बड़ा से बड़ा कमांडर बचा नहीं है। इनका भी हश्र वही होना है। एयर इंडिया ने अपने सभी बोइंग 7878 विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग सिस्टम की जांच बुधवार को पूरी कर ली और इसमें कोई समस्या नहीं पाई गई। ये जांचें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा 14 जुलाई को जारी एक निर्देश के बाद की गई। एयर इंडिया ने बताया कि जांच के दौरान स्विच से संबंधित कोई मामला सामने नहीं आया। दरअसल एयर इंडिया ने निर्धारित रखरखाव कार्यक्रम के तहत अपने बेड़े में शामिल सभी बोइंग 7878 विमानों में थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल यानी कि टीसीएम भी बदला, जो कि ईंधन नियंत्रण स्विच टीसीएम का एक एकीकृत भाग है। इसके अलावा एयर इंडिया ने पायलटों को निरंतर सतर्कता के महत्व पर जोर दिया और चालक दल के सदस्यों से मौजूदा तकनीकी लॉक प्रक्रिया या कोरोसन सुरक्षा रिपोर्टिंग टूल के माध्यम से किसी भी विसंगति की तुरंत रिपोर्ट करने का आग्रह किया है। वहीं एयर इंडिया ने परिचालन सुरक्षा के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के लिए अपनी उड़ान और इंजीनियरिंग टीमों की भी सराहना की। खबरों में बढ़ते हैं आगे। मोदी सरकार ने देश के 100 सबसे पिछड़े जिलों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जिस तरह से आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी, उसी तरह मोदी सरकार ने अब कृषि के मोर्चे पर सबसे पीछे रह गए 100 जिलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की है। इस बार के बजट में इस योजना का ऐलान किया गया था, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से यूपी के बाराबंकी के किसानों में उत्साह का माहौल है। किसानों ने कहा है कि सरकार का निर्णय अच्छा है, इससे किसानों की आय 2 गुना होगी। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पीएम धन धान्य योजना की कैबिनेट में स्वीकृति दी है, इससे आने वाले समय में हमारे किसान साथियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। भारत के वो किसान जो अभी तक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, जिनकी जमीनों में अभी तक एक ही बार फसल हो पा रही थी और बाकी समय उनकी जमीन पूरे वर्ष पड़ी रहती थी, उसमें उत्पादन बढ़ेगा। निश्चित तौर पर किसानों की आय 2 गुनी होगी। ये एक अच्छी योजना है। अगर ये सही से धरातल तक जरूरतमंद लोगों तक पहुंच गई तो कृषि क्षेत्र पे निश्चित रूप से विकास आएगा और किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ेगी। हम सभी किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत ही अच्छा एवं सजग सोच रहे हैं। हम किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयासों का प्रयास कर रहे हैं।
पीएम धन कृषि योजना में 36 योजनाओं को शामिल किया गया है, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 100 कृषि जिलों को विकसित किया जाएगा। इस फैसले पर झारखंड के किसानों ने खुशी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। किसानों ने ये भी कहा कि पीएम के इस फैसले से किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। जब से मोदी जी आए हैं कि किसानों के हित की ही बात वो हमेशा करते आए हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि मोदी जी जब तक रहेंगे कि हम लोग किसान जितना भी हैं उनसे खुशहाल हम लोग रहते हैं। जितना पीएम किसान है ना, तो हम लोग को सब वो टाइम से मिल जाते हैं। हम लोग इतना खेती नहीं कर पाते थे। 2014 से पहले इतना खेती हम लोग कभी नहीं करते थे। इस योजना से उम्मीद है कि हमें किसानों को लाभ भी होगा, जिससे मतलब कि खेती बाड़ी भी बढ़िया से हो सकेगा और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं। पीएम आज ही लॉन्च की है पीएम कृषि धन धान योजना, जो किसानों के लिए बहुत लाभकारी है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि किसानों के लिए बहुत योजना लाए हैं और किसानों के बेहतर विकास के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए बहुत अच्छी योजना है। अभी तक तो हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के लिए, और ये योजना किसानों के लिए बहुत हद तक लाभकारी होगा, जिससे किसान तरक्की करेगा तभी हमारा देश तरक्की करेगा। धन योजना जो है, प्रधानमंत्री धन योजना जो है प्रधानमंत्री का, ये बहुत सुनहरा योजना है और गरीबों को हमको लगता है कि आने वाला दिन में बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। कि लचर स्थिति था झारखंड में, समय पर बीज नहीं मिलता है, समय पर आपके खाद नहीं मिल पाता है, दवा भी नहीं मिल पाता है, तो जैसे तैसे लोग काम करते थे। अगर प्रधानमंत्री जी अपने हाथ में लेकर पहल किए हैं तो बहुत खुशी की बात है, हम लोग तो बहुत खुश हैं। हरियाणा के रोहतक में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई है। भूकंप देर रात 12:46 पर आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार 10 किलोमीटर की गहराई पर इसका केंद्र था। हालांकि इस भूकंप से किसी जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले 11 जुलाई को भी हरियाणा के झज्जर जिले में आए 3.7 तीव्रता के भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए थे। और कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद प्रशासन ने 17 तारीख से 23 जुलाई तक निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। यह आदेश सभी स्कूलों के लिए है। मदरसा और संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत संचालित शिक्षण संस्थान भी इस दौरान बंद रहेंगे। दरअसल शहर में शिव भक्तों के आने का सिलसिला जोर पकड़ने लगा है और इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। प्रशासन ने यह फैसला यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि स्कूली बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसकी हुआ। बढ़िया है। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी और उससे सटे मध्य भारत में अगले 2 दिन के दौरान और अगले 6 से 7 दिन के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। कल देर रात केरल के कोझिकोड के कई हिस्सों में बारिश हुई। उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी पंजाब, पूर्वी राजस्थान के साथ हरियाणा के कुछ जिलों में भी बारिश का अलर्ट है। IMD ने उत्तराखंड, उत्तर पंजाब, पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। छत्तीसगढ़ और पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पहले मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के सतना, सीधी, उमरिया और रेवा के लिए बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया था। वहीं बिहार में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गर्जन के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं ओडिशा, झारखंड में रिमझिम बारिश के अलावा
तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश, वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहां हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। साथ ही अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से नमो घाट जलमग्न हो गया है। वहीं लखनऊ, कानपुर, बरेली समेत 15 शहरों में तेज बारिश के कारण जल भराव से बाढ़ जैसे हालात हैं। इसके अलावा आईएमडी ने तेलंगाना के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तेलंगाना के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक हैदराबाद में बारिश की गतिविधि आज से बढ़ सकती है। केरल, माहे, तमिलनाडु, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर 22 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका है। पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक जारी रहेगी। झारखंड में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली से जनता बेहाल है और बारिश के मौसम में लोगों पर इन दिनों दोहरी मार पड़ रही है। खूंटी, चाईबासा, चतरा, बोकारो और यहां तक कि राजधानी रांची के नजदीक सिल्ली में नदियों और नालों को पार करने के लिए लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। कई जगह बांस के पुल या जुगाड़ तकनीक ही सहारा है। तो देखते हैं बारिश में बदहाल झारखंड से ये ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड के कई इलाके मूलभूत सुविधाओं से वंचित। भारी बारिश से लोगों पर पड़ी दोहरी मार। बेसहारा लोगों के लिए जुगाड़ तकनीक बनी सहारा। पुल धंसने से कई इलाकों में थमी जिंदगी। तंत्र की उदासीनता की मार जान जोखिम में डाल लोग कर रहे हैं हर रोज सफर। भाजपा ने सिस्टम पर उठाए सवाल, विकास की अनदेखी का लगाया आरोप। झारखंड में विकास की हसरतें जल के भंवर में हिचकोले खाती नजर आ रही है। कहीं पुल ध्वस्त होने की वजह से जिंदगी थम गई है तो कहीं खाट पर मरीज को ले जाया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चे तक जिंदगी जोखिम में डालकर विद्या के मंदिर तक पहुंच रहे हैं। यह तस्वीर झारखंड के कई जिलों में है जो सिस्टम में लगे दीमक की ओर इशारा कर रहा है। झारखंड में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है और अति बारिश ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। ये तस्वीर है राजधानी रांची के सिल्ली की लोटा पंचायत की, जहां भंडाटोला में उरांग गढ़ा नदी पर पुल नहीं होने से बांस की पुलिया ही ग्रामीण का सहारा है। यहां तक कि मरीज को भी चारपाई के सहारे अस्पताल ले जाना पड़ता है और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीर चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के सलैया गांव की है, जहां के लोगों की जिंदगी बरसात में मुश्किलों में फंसी है। नदी पर ना तो कोई पुल है ना कोई पक्का रास्ता। ऐसे में ग्रामीणों के पास जुगाड़ ही रास्ता है। कोई बीमार हो जाए तो मुसीबत और बड़ी, फिर अस्पताल तक ले जाने के लिए खाट ही सहारा है। ये तो बानगी मात्र है। जहां पुल निर्माण हुए भी हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं। खूंटी के बनई नदी पर बने पेलोल पुल टूटने से इलाके में आवागमन ठप हो गया, लेकिन बच्चियों ने स्कूल जाने की जिद नहीं छोड़ी। जान जोखिम में डालकर इस टूटे पुल से वो गुजर रही हैं। स्थानीय लोगों ने इतनी जल्दी पुल टूटने पर तंत्र पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल पुल के टूटने से आवागमन को काफी परेशानी हो गई है। तोरपा, खूंटी से तोरपा जाने के लिए तोरपा सिमडेगा लोगों को काफी घूमना पड़ रहा है। इसको लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ सहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार असंवेदनशील है और जनता की दिक्कतों की उसे परवाह नहीं है। ये खूंटी सिमडेगा को जोड़ने वाला, महाराष्ट्र को जोड़ने वाला, उड़ीसा को जोड़ने वाला पुल ध्वस्त हो जाता है और ये पुल बिल्कुल इसी सरकार के कार्यकाल में निर्माण हुआ है। लेकिन अभी भी जो तस्वीर आ रही है वो डरावनी है। बच्चे जो हैं टूटे हुए पुल पर वो फांद कर जा रहे हैं। वहीं झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करने में जुटी है। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री झारखंड को मिला है और इन मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई होती है। विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है। पुल पर मचा ये घमासान राज्य के दूसरे जिलों में भी है।
चाईबासा के गुदरी प्रखंड में कारो नदी पर लोगों को दशकों से पुल निर्माण का इंतजार है। यहाँ फिलहाल लोग छोटी नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। उधर बोकारो के चंदन कियारी में जोरिया में जुगाड़ तकनीक भी बारिश में फेल हो गया। नदी पर बांस से बना पुल बह गया, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है। इन सबों के बीच झारखंड में बारिश ने सामान्य जनजीवन को भी झकझोर रखा है। ग्रामीण इलाकों में तो हाल बेहाल है। जिनके घर मिट्टी के हैं उनकी हर रात खौफ के साए में गुजर रही है। झारखंड के विभिन्न इलाकों की ये तस्वीर विकास के दावों के इतर वो हकीकत है जिससे जिंदगी सिसक रही है और तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। हर साल बारिश में ये तस्वीर आने के बाद सिस्टम थोड़ा एक्टिव होता जरूर है, लेकिन फिर वो चिर निंद्रा में नजर आता है, जिसकी वजह से जन आकांक्षाएं जल की तेज धारा में बह रही है। डीडी न्यूज के लिए ज्योत्सना, प्रशांत और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की पूर्व आप सरकार पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार द्वारा चलाई जा रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में वर्ष 2021-22 में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। इस योजना का बजट सिर्फ 15 करोड़ रुपए था, लेकिन आप सरकार ने लगभग 145 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों वाली फाइलों को आगे बढ़ा दिया। आम आदमी पार्टी ने दलितों के नाम पर सत्ता हत्या कर दलित बच्चों के भविष्य को लूटा है। इन्होंने बाबा साहेब के आदर्शों का अपमान किया है और शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र को भी अपनी भ्रष्ट नीतियों से गंदा किया है। जिन दलित बच्चों को कोचिंग मिलनी थी, उनके नाम पर बिना दस्तावेज के दावे, बिना हस्ताक्षर के आवेदन और कई संस्थानों के तो 100% दावे ही फर्जी पाए गए। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी अब इन वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगी। बहुत जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाबा साहेब के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाली आम आदमी पार्टी को पाई पाई का हिसाब देना होगा। रुक करते अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका के अलास्का राज्य के तट पर 7.3 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। ये जानकारी अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS ने दी। भूकंप स्थानीय समय अनुसार दोपहर लगभग 12:37 पर आया। इसका केंद्र सैंड पॉइंट द्वीप शहर से लगभग 87 किलोमीटर दक्षिण में था और इसकी गहराई 12.5 मील थी। शुरुआत में अधिकारियों ने दक्षिणी अलास्का और अलास्का प्रायद्वीप के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद में सुनामी एडवाइजरी में बदलाव किया गया। राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र ने लोगों को पानी, समुद्र तट, बंदरगाहों और खाड़ियों से दूर रहने की सलाह दी है। अलास्का भूकंपीय रूप से सक्रिय रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। मार्च 1964 में यहां 9.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जो उत्तरी अमेरिका में अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका टैरिफ के मुद्दे पर जापान को भेजे गए पत्र के अनुसार काम करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के साथ जल्द ही व्यापार समझौता हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि वो जल्द ही अच्छे व्यापार समझौते की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा समझौता उन 150 छोटे देशों के साथ हो सकता है जिनके साथ फिलहाल हम बातचीत नहीं कर रहे हैं और जिनके साथ हमारा ज्यादा व्यापार नहीं होता है। खेल की खबरों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही 3 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर ली है। भारत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड पर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 258 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे भारतीय महिला टीम ने 10 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने नाबाद 62 रनों की पारी खेली। भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है। इस बीच इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने एक हफ्ते के अंदर फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है, जबकि भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बुधवार को जारी नवीनतम सूची में 34वें स्थान पर पहुंच गए हैं। लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ 5 मैचों के सीरीज के तीसरे टेस्ट में जो रूट ने 104 और 40 रन बनाए थे, जिसे इंग्लैंड ने 22 रनों से जीता। लॉर्ड्स में 72 और नाबाद 61 रनों की पारी खेलने के बाद जडेजा 5 पायदानों पर चढ़कर 34वें स्थान पर आ गए हैं। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।